नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारे सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो विज्ञान, इतिहास और दर्शन इन सब की सीमाओं को जैसे धुंधला सा कर देती है। हम बात कर रहे हैं लू शिशिन के बहुत ही मशहूर साइंस फिक्शन उपन्यास द थ्री बॉडी प्रॉब्लम की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं एक अनुभव है जो मानवता के भविष्य पर, उसके अपने अंदर के नैतिक सवालों पर और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, इस पर बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और ये किताब, जैसा आपने कहा, ल्यू शिशिन की जो एक बहुत बड़ी ट्रायलॉजी है, रिमेम्बरेंस ऑफ अर्थ्स पास्ट, उसकी ये पहली कड़ी है। इसकी जड़ें तो हैं चीन के इतिहास में काफी उथल-पुथल वाले दौर में। हाँ। लेकिन इसकी कहानी फैलती है सितारों तक। तो आज हम इसी जटिल कहानी के कुछ अहम हिस्सों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसके पीछे का विज्ञान क्या है और वो बड़े सवाल जो ये उठाती है, आखिर क्यों ये इतनी सोचने पर मजबूर करती है दुनिया भर में लोगों को। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि उन आइडियाज को, उन सवालों को सामने लाना है जो इस किताब को इतना इतना खास बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है 1960 के दशक में। चीन, सांस्कृतिक क्रांति का वो अंधेरा दौर चल रहा है। यही हमारी मुलाकात होती है ये वेंजी से। एक नौजवान एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वो, और उनकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आता है जब वो अपने आंखों से देखती है कि उनके पिता, जो एक जाने माने प्रोफेसर थे, उन्हें रेड गार्ड्स बेरहमी से मार देते हैं। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, ये उस पूरे दौर का वो बौद्धिक और मानवीय तबाही का एक प्रतीक था। और ये घटना, ये वेंजी के मन पर एक, कह सकते हैं कि कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाती है। ये सिर्फ दुख या गुस्सा नहीं था, बल्कि मानवता से एक बहुत गहरा, एक बुनियादी मोहभंग था। उन्होंने इंसानियत का सबसे क्रूर, सबसे विवेकहीन चेहरा देख लिया था। इसी निराशा और अकेलेपन की भावना के साथ उन्हें एक बहुत ही टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट, रेड कोस्ट बेस, वहां काम करने भेजा जाता है। कहने को तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए था, पर असल में वहां कुछ और ही चल रहा था। हाँ, रेड कोस्ट का असली छुपा हुआ मकसद था बाहरी दुनिया की सभ्यताओं से संपर्क साधना। बिल्कुल। और यहीं ये वेंजी, जो खुद एक काबिल वैज्ञानिक थी, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करती हैं। वो एक तरीका खोज निकालती हैं जिससे सूर्य को एक बहुत बड़े एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करके सितारों के बीच संदेश भेजा जा सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज थी, लेकिन ये वेंजी के इरादे वो नेक नहीं थे। ओहो। यहीं आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। मानवता की क्रूरता से, उसकी आत्मनाश की प्रवृत्ति से वो इतनी निराश हो चुकी थीं कि उन्होंने जानबूझकर अपनी मर्जी से ब्रह्मांड में एक संदेश भेजा। पर यह कोई शांति का संदेश नहीं था। उन्होंने लिखा, हमारी दुनिया आप खुद को नहीं बचा सकते, हमें आपकी मदद चाहिए। अगर आपको ये संदेश मिले तो हमारे ग्रह पर कब्जा कर लीजिए। बाप रे, मतलब एक इंसान का इतना गहरा दर्द और निराशा पूरी मानवता के लिए एक मुसीबत का न्योता बन गया। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव, खासकर जब वो इतने बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़े हों, कितने खतरनाक परिणाम ला सकते हैं। उन्होंने अनजाने में एक ऐसी ताकत को आवाज दे दी जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था। और वो ताकत थी ट्राइसोलारिस ग्रह की सभ्यता। अब इस ग्रह की कहानी भी बड़ी अजीब है। देखिए, ट्राइसोलारिस हमारे सौरमंडल जैसा सीधा साधा नहीं है। ये 3 सूर्यों के गुरुत्वाकर्षण में फंसा हुआ है। फिजिक्स में इसे 3 बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब 3 पिंडों का गुरुत्वाकर्षण इतना जटिल होता है कि उनके भविष्य के रास्ते का ठीक-ठीक अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। तो इसका मतलब ट्राइसोलारिस पर जीवन कैसा होगा? एकदम अनिश्चित। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई तय मौसम नहीं, कोई तय दिन रात नहीं। कभी भी 3 में से कोई एक सूरज या 2 या तीनों ही ग्रह के इतने करीब आ जाते हैं कि सतह जलकर राख हो जाती है। फिर अचानक वो दूर चले जाते हैं और ग्रह एकदम बर्फीले अंधकार में डूब जाता है। इन भयानक अस्थिर कालों के बीच कभी-कभी स्थिर काल आते हैं जब जीवन पनप सकता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये स्थिरता कब खत्म हो जाएगी। ये तो भयानक है। मतलब वहां सभ्यताएं बार बार जन्म लेती होंगी और फिर अचानक किसी खगोलीय घटना से सब खत्म।
हर बार जीरो से शुरुआत। बिल्कुल। ट्राइसोलारियन सभ्यता इसी विनाश और पुनर्निर्माण के चक्र में फंसी हुई है। हाँ। उन्होंने अनगिनत बार अपनी दुनिया को बनते और मिटते देखा है। इसी वजह से उनकी सभ्यता बहुत ज्यादा तर्कसंगत, कठोर और शायद थोड़ी निर्दयी भी बन गई है। उनका एक ही लक्ष्य है, बस जिंदा रहना। और जिंदा रहने के लिए उन्हें एक नए स्थिर घर की जरूरत थी। तभी उन्हें मिला ये वेंजी का संदेश, पृथ्वी का निमंत्रण, एक ऐसा ग्रह जो उनके लिए स्वर्ग जैसा था, एकदम स्थिर, रहने लायक। तो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया फौरन। हाँ, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि वो तुरंत आ सकें। उनका एक बहुत बड़ा हमलावर बेड़ा, मतलब इन्वेजन फ्लीट, पृथ्वी की ओर चल तो पड़ा, लेकिन उसे यहाँ पहुंचने में सदियां लगेंगी, करीब 450 साल। इस बीच कहानी कई दशक आगे बढ़ जाती है। ये वेंजी पृथ्वी पर लौट आती हैं और यहाँ उनकी मुलाकात होती है माइक इवांस से, एक अमीर पश्चिमी पर्यावरणविद। और दिलचस्प बात यह है कि वो भी मानवता से उतना ही निराश हो चुका है जितनी ये वेंजी। इवांस का तो मानना था कि इंसान इस पृथ्वी ग्रह के लिए एक बीमारी की तरह है। हाँ, तो इन दोनों की सोच मिल गई। वे मिलकर बनाते हैं अर्थ ट्राइसोलेरियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ETO। ये एक गुप्त संगठन था। ऊपर से तो लगता था कि ये मानवता और ट्राइसोलेरियंस के बीच संपर्क बनाने के लिए है, लेकिन असल में ये संगठन ट्राइसोलेरियन हमले का स्वागत करने और उसमें मदद करने के लिए बना था। लेकिन क्या ETO के सारे सदस्य एक जैसा सोचते थे? अक्सर ऐसे ग्रुप्स में अलग अलग राय होती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ETO भी अंदर से बटा हुआ था। इसके दो मुख्य गुट थे और उनका जो मतभेद था वो बड़ा दिलचस्प है। ये इंसान के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। पहला गुट था एडवेंटिस्ट। इसका लीडर था माइक इवांस। ये लोग मानते थे कि मानवता पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, सुधर ही नहीं सकती। उनका मानना था कि ट्राइसोलरियंस को आकर इंसानों का सफाया कर देना चाहिए ताकि पृथ्वी बच सके। वो पूरी तरह आक्रमणकारियों के साथ थे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम सोच है। और दूसरा गुट कौन सा था? दूसरा गुट था रिडेम्पशनिस्ट और इसकी लीडर थी ये वेंजी। ये लोग मानते थे कि मानवता में अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन उसे बाहरी मदद की जरूरत है। वो सोचते थे कि ट्राइसोलरियंस अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और तर्क से मानवता को उसकी आत्मविनाश की आदतों से उभार सकते हैं, उसे रिडीम कर सकते हैं। वे विनाश नहीं चाहते थे, बल्कि एक तरह का सुधार चाहते थे, भले ही वो बाहर से थोपा गया हो। तो एक ही खतरे के सामने दो बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएं। एक विनाश का स्वागत कर रहा है, दूसरा उद्धार की उम्मीद लगाए बैठा है। ये दिखाता है कि निराशा भी कितने अलग अलग रूप ले सकती है। हाँ, और ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये सिर्फ एलियंस बनाम इंसान की लड़ाई नहीं है, ये इंसानों के बीच के विचारों के टकराव की भी कहानी है। खैर, अब कहानी आती है आज के समय में बीजिंग में। यहाँ हम मिलते हैं वैंग म्याओ से। ये नैनो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट वैज्ञानिक हैं। उन्हें अचानक पुलिस और सेना वाले संपर्क करते हैं क्योंकि दुनिया भर में एक अजीब और डरावनी घटना हो रही है। कई बड़े बड़े वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं। और ये कोई आम आत्महत्याएं नहीं है। मरने से पहले या अपने सुसाइड नोट्स में कई वैज्ञानिक एक ही अजीब बात लिख रहे हैं, भौतिकी झूठ है। अब सोचिए, एक वैज्ञानिक के लिए ये कहना कि फिजिक्स के नियम जिन पर पूरा विज्ञान टिका है वही झूठ हैं, ये उनके मानसिक रूप से किस हद तक टूट जाने को दिखाता है। ये तो बहुत ही अजीब है। वैंग म्याओ को इसमें क्यों शामिल किया गया? क्योंकि वांग म्याओ भी कुछ अजीब चीजें महसूस करने लगते हैं। उन्हें अपनी आंखों के सामने एक काउंटडाउन दिखाई देने लगता है जिसे कोई और नहीं देख सकता। और जब वो अपने नैनो मटेरियल के एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं तो नतीजे बिल्कुल अविश्वसनीय और ऊट-पटांग आते हैं, जैसे फिजिक्स के नियम सचमुच काम ही नहीं कर रहे हों। उन्हें लगता है या तो वो पागल हो रहे हैं या ये पूरा ब्रह्मांड ही पागल हो गया है। इस रहस्य की कड़ी कहाँ जाकर जुड़ती है फिर? उनकी जांच उन्हें एक बहुत ही एडवांस्ड और रहस्यमय वर्चुअल रियलिटी गेम की तरफ ले जाती है जिसका नाम है 3 बॉडी। ये गेम VR हेलमेट पहनकर खेला जाता है और ये इतना रियल लगता है कि पूछिए मत। 3 बॉडी गेम? क्या ये वही? हाँ, बिल्कुल। ये गेम असल में ट्राइसोलारिस ग्रह का एक सिमुलेशन है। प्लेयर्स खुद को ट्राइसोलारिस की उस अस्थिर दुनिया में पाते हैं जहां उन्हें सभ्यता को बार बार आने वाले स्थिर और अस्थिर कालों से बचाना होता है। लेकिन यह सिर्फ एक गेम नहीं है। ETO इस गेम का इस्तेमाल नए सदस्य भर्ती करने के लिए करता है और उन्हें धीरे धीरे ट्राइसोलारिस की सच्चाई और उनके पृथ्वी पर आने के प्लान के बारे में बताता है। वांग म्याओ इस गेम में गहरे उतरते जाते हैं और धीरे धीरे पूरी पहेली उनके सामने खुलने लगती है। ओह,
तो गेम के जरिए ईटीओ लोगों को अपनी तरफ खींच रखा और उन्हें एलियन हमले के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन वो वैज्ञानिकों की मौतें और फिजिक्स के नियमों का गड़बड़ाना, उसका क्या राज था? यही कहानी का सबसे चौंकाने वाला और कह सकते हैं वैज्ञानिक रूप से सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा सामने आता है। वांग मियाओ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मुंहफट पुलिस डिटेक्टिव शी क्यांग की मदद से सच्चाई का पता लगाते हैं। ट्राइसोलारियंस भले ही शारीरिक रूप से 450 साल दूर हैं, उन्होंने पृथ्वी पर कुछ भेजा है, वो है सोफोन। सोफोन, ये क्या चीज है? यही ल्यूसिशन की कल्पना उड़ान भरती है। ट्राइसोलारियंस ने अपनी अविश्वसनीय एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक प्रोटॉन जो एटम के न्यूक्लियस का हिस्सा होता है उसे लिया और उसे 11 आयामों में खोल दिया। 11 आयाम? अरे ये तो स्ट्रिंग थ्योरी जैसा कुछ लग रहा है। बिल्कुल, ये मॉडर्न थियोरेटिकल फिजिक्स से ही प्रेरित है। उन एक्स्ट्रा डायमेंशंस में उन्होंने उस प्रोटॉन के अंदर एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर सर्किट बना दिया। फिर उन्होंने उस प्रोटॉन को वापस 3 आयामों में मोड़ा और लगभग प्रकाश की गति से पृथ्वी पर भेज दिया। ऐसे एक नहीं कई सोफोन पृथ्वी पर भेजे गए। तो सोचिए, प्रोटॉन के आकार के सुपर कंप्यूटर जो अदृश्य हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं। प्रोटॉन के आकार के सुपर कंप्यूटर्स, ये तो दिमाग घुमा देने वाला आइडिया है। लेकिन इनका काम क्या था? ये वैज्ञानिकों को कैसे मार रहे थे या फिजिक्स को कैसे झूठ साबित कर रहे थे? सोफोन के 2 मुख्य काम थे और दोनों ही बेहद खतरनाक थे। पहला, पृथ्वी पर जितने भी हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, खासकर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में, उनमें दखल देना। जब भी वैज्ञानिक कोई फंडामेंटल पार्टिकल खोजने या फिजिक्स के नए नियम समझने की कोशिश करते, सोफोन वहां मौजूद होकर नतीजों को बिगाड़ देते। इससे वैज्ञानिकों को लगने लगा कि फिजिक्स के जाने पहचाने नियम काम नहीं कर रहे, जिससे उनका पूरा विश्वास हिल गया और कुछ ने तो निराशा में आत्महत्या कर ली। ट्राइसोलारियंस का लक्ष्य था पृथ्वी की वैज्ञानिक तरक्की को रोकना, ताकि 450 साल बाद जब वे आएं तो इंसान टेक्नोलॉजी में इतने पीछे हों कि उनका मुकाबला ही ना कर सकें। ये तो सीधा ज्ञान पर हमला है। बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत यानी विज्ञान, उसी को कमजोर कर देना। और दूसरा काम क्या था? दूसरा काम और भी ज्यादा डरावना था, जासूसी। सोफोन अदृश्य रूप से पृथ्वी पर कहीं भी पहुंच सकते थे, हर बातचीत सुन सकते थे, हर कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते थे, हर प्लान जान सकते थे। और ये सारी जानकारी रियल टाइम में क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए तुरंत ट्राइसोलारिस तक पहुंच रही थी। मतलब पृथ्वी पर कुछ भी सीक्रेट नहीं बचा था। मानवता पूरी तरह से एक्सपोज थी और उनकी हर चाल दुश्मन को पता थी। ये जानकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब दुश्मन न सिर्फ आपकी तरक्की रोक रहा है, बल्कि आपकी हर चाल पर भी नजर रखे हुए है। ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी कितना तोड़ देने वाला होगा। बिल्कुल। कहानी के अंत तक ये सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। पता चल जाता है कि एक विशाल एलियन बेड़ा रास्ते में है और भले ही वो 450 साल दूर है, दुश्मन पहले ही यहाँ अदृश्य रूप से मौजूद है और हमारी हर हरकत देख रहा है। यहाँ से असली डर शुरू होता है। आपके पास तैयारी के लिए सदियां हैं, लेकिन आप कोई भी असरदार रणनीति कैसे बनाएंगे जब दुश्मन आपकी हर सोच, हर योजना को पहले से ही जानता है? और यहीं पर ल्यूसिशन हमें उन गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ये कहानी सिर्फ एलियंस के आने की नहीं है। ये पूछती है, विज्ञान कितना नाजुक है? क्या हमारी तकनीकी तरक्की को इतनी आसानी से रोका जा सकता है? मानवता का स्वभाव कैसा है? क्या हम संकट के समय एक हो सकते हैं या हम ईटीओ की तरह अंदर से ही बट जाएंगे? और इस विशाल ठंडे ब्रह्मांड में क्या हम वाकई अकेले हैं या फिर फर्मी पैराडॉक्स का जवाब कुछ और ज्यादा डरावना है कि ब्रह्मांड भरा हुआ है लेकिन सभ्यताएं एक दूसरे के लिए खतरा है? सही कहा। ये डार्क फॉरेस्ट थ्योरी का संकेत है, जिसे बाकी किताबों में और गहराई से बताया गया है कि ब्रह्मांड एक अंधेरे जंगल की तरह है, जहां हर सभ्यता एक शिकारी है जो छिपकर बैठी है और किसी दूसरी सभ्यता को अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का मतलब है खुद को विनाश के खतरे में डालना। द 3 बॉडी प्रॉब्लम इस विचार की नींव रखता है। ये सिर्फ एक्शन या मिस्ट्री नहीं है, ये एक गहरा दर्शन है जो आपको सच में हिलाकर रख देता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, द 3 बॉडी प्रॉब्लम एक ऐसी कहानी है जो चीन की सांस्कृतिक क्रांति की राख से शुरू होकर सितारों के बीच युद्ध तक पहुंचती है। इसमें ये वेंजी का वो निराशा भरा फैसला, ट्राइसोलारिस की अस्थिर दुनिया का वर्णन है, ईटीओ के अंदर का संघर्ष है,
वांग म्याओ की रहस्यमयी जांच है और सोफोन का वो भयानक रहस्य, सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। इससे जो मुख्य बातें हमें सीखने को मिलती हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। पहली, एक व्यक्ति का मोहभंग और उसका निर्णय पूरी सभ्यता का भविष्य बदल सकता है। दूसरी, वैज्ञानिक प्रगति जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो असल में कितनी नाजुक हो सकती है और उसे बाहरी ताकतें कैसे रोक सकती हैं। तीसरी, मानवता का सामना जब किसी ऐसी बहुत एडवांस्ड लेकिन अपने अस्तित्व के लिए हताश सभ्यता से होता है तो उसके सामने नैतिक और स्ट्रैटेजिक चुनौतियां कितनी मुश्किल हो जाती हैं। और चौथी, कि जानकारी ही असली ताकत है। सोफोन का होना दिखाता है कि ज्ञान और कम्युनिकेशन पर कंट्रोल रखना युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार हो सकता है। वो सोफोन वाला आइडिया, ये वाकई में बहुत डरावना है। सिर्फ ये जानना कि कोई अदृश्य ताकत है जो आपकी हर सोच को पढ़ सकती है, आपकी हर तैयारी को देख सकती है, ये तो किसी भी विरोध को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। ये एक तरह का अल्टीमेट मनोवैज्ञानिक हथियार है। और ये हमें वापस मानवता के स्वभाव पर लाता है। किताब दिखाती है कि बाहरी खतरे के सामने भी इंसान कैसे बटा हुआ है। ईटीयू के वो एडवेंटिस्ट और रिडेम्पशनिस्ट गुट इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। कुछ विनाश चाहते हैं, कुछ उद्धार, लेकिन एकता कहीं नजर नहीं आती। ये सवाल उठता है कि क्या असल जिंदगी में भी हम ऐसे ही रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हमें आज पता चलता है कि 450 वर्षों में एक बाहरी शक्ति हम पर आक्रमण करने वाली है, जो तकनीकी रूप से हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। लेकिन साथ ही हमें ये भी पता है कि हमारी हर तैयारी, हर योजना, हर बातचीत पर उस दुश्मन की नज़र है। ऐसी स्थिति में क्या मानवता अपने अंदरूनी झगड़ों, राजनीतिक मतभेदों और देशों के बीच की होड़ से ऊपर उठ पाएगी? क्या हम एक होकर इस अभूतपूर्व चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट हो सकते हैं, या फिर हमारे अपने विभाजन ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होंगे और हम खुद ही अपने विनाश का कारण बनेंगे? इस सवाल का जवाब शायद ल्यू सेशन की पूरी ट्रायलॉजी में छिपा है, और शायद हमारे अपने भविष्य में भी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।